हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आज क्या क्या की चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जो आज बजट प्रेजेंट हुआ है 2021 का बाय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के द्वारा। उसमें क्या क्या की चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस को। चेंजेस तो वैसे बहुत सारे हैं इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिनका यूज रेगुलर होता है वो चेंजेस हम, या जिनका यूज बहुत सारे एसएससीज करते हैं वो चेंजेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बजट में चेंजेस प्रपोज हुए हैं ये क्या इफेक्टिव हो गए आज से या इफेक्टिव होंगे फ्यूचर में, तब कब से ये इनका इफेक्टिव डेट कब से आएगा। तो इनका नॉर्मली इनका जो इफेक्टिव डेट होगा वो होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अभी क्या है, ये केवल एक बजट प्रेजेंट हुआ इन द पार्लियामेंट। अभी इसमें जो चेंजेज हैं, रिकमेंडेशंस हैं वो आएंगे। उसके बाद ये पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा। पार्लियामेंट अप्रूव करने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इसको असेंट देगा। उसके बाद ये नोटिफाइड होगा इन द ऑफिशियल गजट। मैंने इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है इसमें मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस की अप्लीकेबिलिटी आएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 तब से इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इस करंट ईयर के लिए जो अभी चल रहा है ऑन गोइंग ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, यानी जो मार्च 21 को फिनिश हो रहा है, उसमें इसके कोई भी सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अभी आज जो भी प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में वो जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि ये चेंजेस हम करने जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो फाइनेंस बिल में चीज़ें आती हैं वही चीज़ें हमारी फाइनेंस एक्ट में जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी चेंजेस होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट में जो भी लीडर्स बैठे हुए हैं उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में यानी फाइनेंस एक्ट में ज़्यादा चेंजेस कभी होता नहीं है। तो लेकिन ये फाइनेंस बिल जब तक फाइनेंस एक्ट ना बन जाए तब तक हम इस चेंजेस को, ये चेंजेस हमारे एप्लीकेबल नहीं होगा। वंस ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सब करने में टाइम लगता है, और ये टाइम मतलब मान के चलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से ही होगा, या कुछ प्रोविजंस ये भी हो सकते हैं उसके बाद एप्लीकेबल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट को, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो देखते हैं। इनकम टैक्स का जो रेट्स है वो जो इस साल का रेट है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेट्स हैं वही रेट हमारे प्रपोज्ड हुए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए। यानी इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं, चाहे वो बेसिक इनकम टैक्स का रेट हो, चाहे वो सरचार्ज का रेट हो, वो एजुकेशन सेस का रेट हो जो हमारा 4% लगता है, रेट्स में कोई भी चेंजेस किसी भी एसएससी के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनी, यूपी बीओआई या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी के लिए भी रेट्स में कोई भी चेंजेस प्रपोज्ड नहीं किया गया। रेट्स जो हमारे इस साल के एप्लीकेबल होंगे, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले बजट में एक न्यू रेट लेके आए थे, यानी अभी फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए दो टैक्स रेट स्कीम्स चल रहे हैं। पहला जो है 2.5 लाख रुपए तक तो किसी का कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो स्लैब है 5%, 10%, 15%, 20% का एक स्लैब है, और जो दूसरा स्लैब है जो हमारा पार्ट 1 में दिया है, अब द फर्स्ट शेड्यूल, अब इनकम टैक्स एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में जो दिया गया है वो है हमारा 2.5 लाख रुपए तक हमारा कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद हमारा इसमें टैक्स है 5% का, एंड आफ्टर दैट 20% एंड 30%। यानी दो स्कीम्स हैं फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और लोगों के लिए, फर्म के लिए 30%, कंपनीज के लिए अप टू 400 करोड़ है तो 25%, एंड अदर्स के लिए हमारा 30%। इसी तरह का यही सेम रेट जो इस साल का यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में एप्लीकेबल होगा, सेम रेट हमारा 2021 और 22 के लिए भी रहेगा। यानी इनकम टैक्स के रेट में कोई भी चेंज प्रपोज्ड नहीं किया गया है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो चेंज आया है, रिलैक्सेशन दिया गया है जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन्स को। यानी स्पेशल कैटेगरी का मतलब वो सीनियर सिटीजन जो एक तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और दूसरी कंडीशन है कि 75 ईयर्स या अबव के हैं।
उनके लिए रिलैक्सेशन है कि उनको अगर उनका इनकम फ्रॉम पेंशन इनकम है और वो पेंशन इनकम उससे जिस बैंक में आता है उस बैंक से किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, चाहे वो सेविंग का इंटरेस्ट हो चाहे वो एफडी का इंटरेस्ट हो, अगर केवल यही इनकम है तो उनको अब आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केवल और केवल उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो 75 ईयर्स या अबव के हैं और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उनका इनकम केवल पेंशन इनकम हो और वो पेंशन इनकम जिस बैंक अकाउंट में आ रहा है उससे कोई इंटरेस्ट इनकम हो, वो हमारा सेविंग इंटरेस्ट हो सकता है, वो हमारा उससे कोई एफडी बना रखा है उससे वो इंटरेस्ट हो सकता है। इन कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स को अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके केस में बैंक्स खुद कैलकुलेट करेगा इनका टैक्स, जो जैसे इंडिविजुअल और का टैक्स कैलकुलेट होता है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, और जितना भी टैक्स बनेगा वो पहले ही काट के डिपार्टमेंट को जमा कराएगा, बैंक जमा कराएगा। यानी लाइबिलिटी अब बैंक के पार्ट पे आ गई टैक्स की, टैक्स पेमेंट करने की, और सीनियर सिटीजन के पार्ट पे अब उन्हें कुछ नहीं करना है, यानी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी और इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन के पास कोई और भी इनकम का स्रोत है, कोई सोर्स है लाइक बिजनेस इनकम या कोई और भी इंटरेस्ट इनकम कहीं से आ रहा है, कुछ और भी एफडीज वगैरह हैं, तो उनको नॉर्मल जैसे अभी तक आईटीआर वो फाइल कर रहे थे उनको इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा। तो ये केवल एक स्पेशल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स को रिलैक्सेशन दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए होगा उस साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट चेंजेस जो प्रपोज किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑडिट। अभी तक जैसा कि हम जानते हैं टैक्स ऑडिट 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में बिजनेस के लिए 1 करोड़ की लिमिट है। कोई एसएससी अगर बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़ तक उसको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशन के केस में ये लिमिट 50 लाख हो जाता है, यानी 50 लाख तक कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, और 50 लाख से अगर ऊपर है तो टैक्स ऑडिट की लिमिट टैक्स ऑडिट में कवर हो जाता है। लास्ट ईयर यानी फाइनेंस एक्ट 2020 ने 1 करोड़ की लिमिट यानी बिजनेस के लिए ये लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया था, प्रोवाइडेड उसमें कंडीशन ये डाला था कि जो कैश की रिसीट हो या कैश की पेमेंट हो पूरे साल के वो 5% से ज़्यादा ना हो। इसको और भी रिलैक्सेशन देते हुए इस साल के बजट में यानी बजट जो 2021 का है इसमें इस लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है विद सेम कंडीशन कि हमारे जो रिसीट्स हैं और हमारे जो पेमेंट्स हैं वो कैश के पेमेंट और कैश के रिसीट्स हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 95% ट्रांजेक्शन ऑफ द कैश पेमेंट ऑफ द 95% of the payment and 95% of the receipt should be in बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, और मैक्सिमम 5% आप कैश में चाहे वो रिसीट कर सकते हो चाहे वो एक्सपेंस कर सकते हो, तो आप इस प्रोविजन में फॉल करोगे, मतलब तो आप जो है टैक्स ऑडिट की लिमिट आपके लिए यानी जो बिजनेस करने वाला एसएससी है उसके लिए ये लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। यानी ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 की लिमिट 5 करोड़ है, प्रोवाइडेड कि हम 95% ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हों, और प्रपोज्ड हुआ है 2021-2022 के लिए 10 करोड़ की लिमिट। 10 करोड़ तक कोई अगर बिजनेस करता है, कोई एसएससी बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, वो 10 करोड़ तक उसको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि उसका कैश का जो पेमेंट है, कैश में जो रिसीट्स है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो चेंजेस प्रपोज हुआ है वो है विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्टिव रिटर्न, विद रिस्पेक्ट टू बिलेटेड रिटर्न, विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज रिटर्न। अभी तक हम जानते हैं कि जो बिलेटेड रिटर्न फाइल होता है अंडर सेक्शन 139(4) या जो रिवाइज रिटर्न फाइल होता है अंडर सेक्शन 139(5) या जो हम डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करते हैं 139(9), जो बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है इस साल तक है, यानी जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा अभी खत्म हुआ है 1920 का, उसका जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट जो लास्ट डेट है ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का असेसमेंट ईयर यानी 20-21 31 मार्च उसका लास्ट डेट 31 मार्च 21, यानी हम 19-20 फाइनेंशियल ईयर का 19-20 प्रीवियस ईयर का
जो बिलेटेड रिटर्न या रिटर्न जो ऑलरेडी हमने टाइमलाइन में फाइल कर दिया है उसको रिवाइज करने का जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2021। लेकिन अब इसको रिड्यूस करने के लिए बाय 3 मंथ प्रपोज किया गया, यानी जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर होगा यानी 21, 22 या 2021, इसके लिए क्या होगा, इसका जो असेसमेंट ईयर खत्म होगा वो खत्म होगा 31 मार्च 2022। लेकिन अब जो लास्ट डेट होगा वो होगा 30 दिसंबर 2021, यानी इसको रिड्यूस कर दिया गया है बाय 3 मंथ। और एक चेंजेज और आया है 139.9 में। 139.9 में हम जानते हैं जब हमारा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है तो हमें 15 डेज का टाइमलाइन मिलता है, हम अपने रिटर्न को सही कर सकते हैं। अगर 15 डेज में सही नहीं करते तो हमारा रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। इसमें एक सब सेक्शन डाल के, एक प्रोविजो डाल के बोर्ड को ये पावर दिया गया है कि अब बोर्ड जेन्युइन केसेस में 15 डेज से ज़्यादा का टाइमलाइन दे सकता है, यानी उसको बाद में नोटिफिकेशन, बाद में नोटिफाइड होगा कि किस क्लास ऑफ एसएससी के लिए प्रोविजंस अप्लीकेबल होगा। उस केस में 15 डेज से ज़्यादा भी जो है असेसिंग ऑफिसर जो है, बोर्ड जो है वो 15 डेज से ज़्यादा का टाइमलाइन इस केस में दे सकता है। तो ये 3 चेंजेस थे। रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट अब 3 महीने से कम कर दिया गया है, और 139.9 में जो डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किया जाता है उसमें अब एक क्लॉज डाल के, एक एक्सेप्शन डाल, एक एक्सप्लेनेशन डाल के ये कहा गया है कि बोर्ड अब इसको 15 डेज से बढ़ा भी सकता है, यानी जेन्युइन केसेस में बोर्ड ज़्यादा टाइम दे सकता है अपना रिटर्न, जो डिफेक्टिव रिटर्न को सही करने के लिए। अगला जो चेंजेस प्रपोज किया गया है वो प्रपोज किया गया है कंट्रीब्यूशन पीएफ ईएसआई के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं पीएफ और ईएसआई के जो कंट्रीब्यूशन जाते हैं और भी फंड होते हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन का 2 पोर्शन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन साइड रखते हैं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में ये चेंजेस आया है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आया। एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो पोर्शन होता है वो सेक्शन 2 कहता है कि वो एसएससी के हाथ में, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एम्प्लॉयर को देता है, यानी एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है और उसको पीएफ डिपार्टमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन के साथ जमा कराता है। तो ये सेक्शन 2 कहता है अगर एम्प्लॉयर उसको जमा नहीं कराता है तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो इनकम माना जाएगा। और सेक्शन 36 कहता है कि उसको डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो एम्प्लॉय का पोर्शन उस पीएफ या ईएसआई के जो रिस्पेक्टिव लॉज हैं उनमें जो ड्यू डेट दिया हुआ है उस ड्यू डेट के भीतर वो जो फंड में जमा करा देता है। यानी पीएफ का अगर ड्यू डेट देखें तो नेक्स्ट 15 होता है, यानी मंथ खत्म होने के अगले मंथ के 15 होता है, यानी अगर 15 तक जमा करा देता है तो उसको डिडक्शन आज पर सेक्शन 36 मिल जाता है। एक सेक्शन आता है 43B। 43B में क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पेंडल के थ्रू रूट होते हैं, वो अगर लास्ट डेट टू फाइल आईटीआर तक भी जमा हो जाते हैं तो उनका डिडक्शन मिल जाता है। तो अभी तक कुछ लोग इंटरप्रिटेशन ये निकाल रहे थे या कुछ कोर्ट के भी जजमेंट आए कि ये जो 43B में है इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों की बात करता है। तो ये जो बजट में आज प्रपोज हुआ था, चेंज प्रपोज हुआ है, उसमें ये क्लियरली कह दिया गया कि ये जो 43B है वो केवल और केवल एप्लीकेबल है एम्प्लॉयर के पोर्शन के लिए, यानी एम्प्लॉय के पोर्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी एम्प्लॉय का पोर्शन, यानी वो अगर एक्सपेंस क्लेम करना है एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉय का पोर्शन विद इन द ड्यू डेट, उस रिस्पेक्टिव लॉ के ड्यू डेट के भीतर उसको जमा कराना पड़ेगा। अगर जमा नहीं कराएंगे तो सेक्शन 2 में वो उनका इनकम माना जाएगा, यानी उनको जो डिडक्शन मिलता है एज पर सेक्शन 36 वो नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 36 में भी एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है कि, और सेक्शन 43B में भी एक्सप्लेनेशन डाला गया है कि सेक्शन 43B में केवल और केवल पीएफ ईएसआई या किसी फंड से रिलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो पोर्शन है वो आता है। सेक्शन 36 में भी एक डाला गया है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 43B में नहीं जाएगा, यानी 43B केवल और केवल एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल है, एम्प्लॉयर पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है। और जो हमें एम्प्लॉय का पोर्शन है, एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा जो एम्प्लॉयर काटता है उसको पीएफ ईएसआई के लॉ के हिसाब से जो ड्यू डेट है उसी टाइमलाइन में जमा करना पड़ेगा
टू अवेल द एक्सपेंस, उसको मतलब एक तरह से कि सेक्शन 2 में वो उसका इनकम ना बने। इसके अलावा बहुत से और भी चेंजेस को प्रपोज किया गया है। अब हम और जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। मैट के प्रोविजन में भी कुछ रैशनलाइजेशन की बातें कही गई हैं इस बजट में। जैसा कि हम जानते हैं 115 जेबी जो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है, उसमें वो कहता है सेक्शन की 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का उसमें मेथड दिया हुआ। कुछ आइटम्स को ऐड बैक करने पड़ते हैं, कुछ आइटम्स को रिड्यूस करने पड़ते हैं, फिर उसमें बुक प्रॉफिट आता है। बुक प्रॉफिट का 15% एज ए मैटर कंपनीज को देना पड़ता है। इसमें भी कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। 2 लाइन आइटम के लिए चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं एफटीएस के लिए पहले ही चेंजेस हो चुका था। सेम लाइन आइटम देखते हुए डिविडेंड के लिए भी एडजस्टमेंट अब होगा, क्योंकि डिविडेंड पहले टैक्सेबल नहीं हुआ करता था। डिविडेंड पहले एसएससी के हाथ में एग्जम्प्ट हुआ करता था और कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि कंपनी के हाथ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा के डिविडेंड को एसएससी के हाथ में टैक्सेबल कर दिया गया। इसी को देखते हुए एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया था, तो ये एडजस्टमेंट प्रपोज किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड, एज लाइक जो एफटीएस वगैरह का एडजस्टमेंट है उसी तरीके से। और दूसरा जो है 92C जो का विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट ईयर्स के जो इनकम है उसमें, और 92CC जो एडवांस एग्रीमेंट होता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट प्रपोज किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा एक डीआरसी कमेटी बनाने का प्रपोजल है फॉर स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर। स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर का मतलब वो टैक्स पेयर जिनका रिटर्न इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है और जो वेरिएशन है वो अप टू 10 लाख रुपीज है। जिस बंदे ने रिटर्न नहीं फाइल किया है या सर्च सीजर या प्रोसिक्यूशन वगैरह का केस है वो इसमें नहीं जा सकते, और ये एसएससी के पार्ट पे ऑप्शनल होगा। यानी एसएससी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो इस डीआरसी कमेटी के पास जाएं कि ना जाएं, लेकिन ये कमेटी बनाने के लिए प्रपोजल आया है। नेक्स्ट जो चेंजेज है वो जो हमारे अभी तक टैक्स असेसमेंट होते थे, ओपन करने का जो डेट होता था वो होता था 6 ईयर इन नॉर्मल केसेस एंड 10 ईयर होते थे इन केस ऑफ सर्च सीजर फ्रॉड वगैरह के। तो ये जो 3 इयर्स का टाइमलाइन था फॉर असेसमेंट, मतलब रीओपन करने के लिए किसी भी असेसमेंट को अंडर सेक्शन 147 148, अब उसकी टाइम लिमिट को 6 ईयर से, नॉर्मल केस जो 6 ईयर हुआ करता था उसको घटा के 3 इयर्स करने का प्रपोजल इस बजट में दिया गया है। इसके अलावा जो असेसमेंट कंप्लीट करने के टाइम लिमिट है, असेसमेंट कंप्लीट करने की जो टाइम लिमिट है वो अभी तक 12 मंथ है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल। इसको भी रिड्यूस करके 9 मंथ करने का प्रपोजल है। और साथ ही साथ जो नोटिस इशू का जो 143(2) में नोटिस इशू होता है या 144 में जो नोटिस इशू होने का जो टाइम लाइन है, अभी तक वो टाइम लाइन है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। लेकिन अब इसको प्रपोज किया गया है 6 मंथ से रिड्यूस करके 3 मंथ, यानी हमारा जो कंप्लीशन असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है उसको भी 3 मंथ से रिड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ टाइम लिमिट नोटिस इशू करने का जो टाइम लिमिट है उसको भी रिड्यूस किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन ये है कि अब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑटोमेटिक वे में हो रही हैं, तो डिपार्टमेंट के पास ज्यादा टाइम, पहले ज्यादा टाइम की जरूरत होती थी, अब ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। तो इसको देखते हुए ये चीजें जो है रिड्यूस करी गई हैं। नोटिस इशू करने का डेट भी रिड्यूस किया गया है और साथ ही साथ कंप्लीशन का भी टाइम, जो असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम है वो भी रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंजेज है 44 एडीए में एक रैशनलाइज किया गया। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि अभी तक 44 एडीए में ये नहीं पता चल पा रहा था कि 44 एडीए किस पर एप्लीकेबल है, तो क्योंकि उसमें दिया हुआ था ऑल एसएससी, लेकिन अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया गया कि ये जो एप्लीकेबल होगा केवल और केवल इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के लिए होगा, एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी जो कंडीशंस हैं कि 50 लाख रुपीज का कंडीशन है,
50% प्रॉफिट दिखाना है, 44 डबल ए में जो बुक्स प्रोफेशनल हैं उनके, ये सारे कंडीशन सेम है। बस इसमें केवल एलिजिबल बता दिया गया कि 44 एडीए में कौन कौन कवर होगा। नेक्स्ट जो चेंजेस हमारा है, ये प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न विल आल्सो कवर कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। यानी अभी तक क्या होता था, टीडीएस या जो हमारे सैलरी के डिटेल सब कुछ ऑलरेडी प्री फिल होके आते थे हमारे आईटीआर में। अब जो हमारे लिस्टेड सिक्योरिटी के कैपिटल गेन्स हैं, डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट है फ्रॉम बैंक से, वो सारे प्री फिल होके आएंगे हमारे रिटर्न में। मतलब अभी तक अगर हम बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे तो कहीं लिंकिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो ऑलरेडी प्री फिल होके आएगा, यानी गवर्नमेंट के पास इस चीज का डेटा अब रहेगा और वो ऑलरेडी प्री फिल होके आएगा, तो हमें वो फिगर तो कम से कम दिखानी ही दिखानी है। तो ये कुछ चेंजेस थे, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो इस बजट में प्रपोज किए गए हैं। अभी एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबिलिटी इनकी बाद में 1 अप्रैल 2021 से आएगी। इससे रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके, मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।